जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर यारो, वॉरियर बीस्ट और वॉरियर फ्रोस्ट लीडर होंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें मॉनिटर पर कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वॉरियर फ्रोस्ट भागकर उस मॉनिटर के पास जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। मॉनिटर को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर वो शॉक्ड हो जाते हैं। असल में दोस्तों, यहाँ मॉनिटर के ऊपर लीडर होंग की ब्रेन वेव्स आ रही होती है, जिन्हें देखकर वॉरियर फ्रोस्ट शॉक्ड हो गए थे। इन ब्रेन वेव्स को चलते हुए देखकर वॉरियर फ्रोस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, ब्रेन वेव्स, ये तो ब्रेन वेव्स हैं। हमारे हाल मास्टर की ब्रेन वेव्स ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुकी हैं। वॉरियर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर एल्डर याओरा काफी शौक हो जाती है और उनके हाथों से उनका कॉफी का कप भी नीचे गिर के टूट जाता है। वॉरियर बीस्ट भी यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर लीडर होंग के पोर्ट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद लीडर होंग अपनी आंखें खोलते हैं। उनको आंखें खोलते हुए देखकर एल्डर याओरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हैरान भी होती है। ये तीनों यहाँ पर अपने मास्टर को होश में आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर डॉक्टर को आवाज देते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं स्पेस का सीन, जहां पर लुओ फेंग अपने ब्लैक माउंटेन ड्रैगन X-21 में बैठकर अर्थ को छोड़ के कहीं जा रहा होता है। लुओ फेंग अपने स्पेसशिप में बैठकर जा रहा होता है कि तभी वो बाता उसे बताती है, हाल मास्टर और ली शैन दोनों ने अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लिया है और उन्हें होश भी आ गया है। उनकी ब्रेन वेव्स 12 घंटे पहले ही रिकवर्ड हो गई थी। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने से कुछ टाइम पहले ही उन्हें होश आया है। उनको होश आते साथ ही एक्सट्रीम मार्शल हाल ने तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अब क्योंकि हम स्पेस में आ चुके हैं इसलिए हम उनके सिग्नल्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। पर हाँ, मैं टाइम टू टाइम उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब रही और ऐसे ही आगे भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहूंगी और तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी। बबाता की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए, जल्दी करो, मुझे वापस ले चलो। जिस पर बबाता उसे कहती है, हमारे एनर्जी क्रिस्टल्स लिमिटेड हैं, उन्हें ऐसे ही बिला वजह वेस्ट मत करो। हम वापस आने के बाद लीडर होंग और वॉरियर ली शैन से मिलेंगे। फेंग उसकी इस बात पर सोचने लगता है और थोड़ा सा उदास भी हो जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, और फिर उससे पूछता है, हमारा पहला स्टॉप मार्स क्यों है? जिस पर बबाता उसे कहती है, तुम्ही ने तो मुझे कहा कि अर्थ पर मेटल बहुत कम है। अब क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ पर इतना ज्यादा मेटल नहीं है कि तुम उसे यूज करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाओ, इसीलिए हम मार्स पर जा रहे हैं। और अगर तुम अपनी इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की रियल बॉडी के साथ वर्ल्ड स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम अर्थ पर रहते हुए वो नहीं कर सकते, इसीलिए हम मार्स पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर तुम प्रैक्टिस कर पाओगे और वहां पर मेटल्स भी हैं। ये कहते हुए बबाता अपने स्पेसशिप की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और यहाँ पर स्पेसशिप की लाइट स्पीड को एक्टिवेट करती है। लाइट स्पीड को एक्टिवेट करने की वजह से वो लोग वर्म होल का यूज करते हुए बहुत ही जल्द मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। मार्स को देखते हुए फेंग बबाता से कहता है, हम इंसानों ने मार्स पर कई डिटेक्टर्स भेजे हैं, लेकिन अभी तक हमारे उन डिटेक्टर्स को कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। फेंग की इस बात पर बबाता उससे पूछती है कि तुम अपने उन रिडार डिटेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते थे? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे भेजे हुए डिटेक्टर्स एलियन टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं? वो तो मुझे अर्थ पर होते हुए भी नहीं डिटेक्ट कर पाए, जहां पर उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो फिर यहाँ पर वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? बबाता की ये बात सुनकर फेंग भी समझ जाता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो और फिर बबाता वहां पर एक्सटीरियर सिमुलेशन को अनलॉक कर देती है, यानी कि फेंग के पूरे स्पेसशिप को ट्रांसपेरेंट कर देती है, कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। इवन के फेंग को भी अपना वो स्पेसशिप नजर नहीं आ रहा होता। फेंग का स्पेसशिप अंदर और बाहर दोनों साइड से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है और यहाँ पर फेंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पेस में खड़ा हुआ है। सारी स्पेस को देखते हुए फेंग कहता है, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि अगर ये नज़ारा हमारे सामने रियलिटी में होता तो हम भी ऐसे ही कहते और हम तो इसे देखते ही रह जाते। अब ऐसा करने के बाद बबाता स्पेस से मार्स के अंदर जाने के लिए अपनी स्पेसशिप की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और वो स्पेस में मौजूद मीटियोराइट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मार्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा स्पीड में होते हैं, जिसकी वजह से उनके स्पेसशिप के आसपास एक शील्ड बन जाती है जो कि उन सभी मीटियोराइट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इनके स्पेसशिप को बचा रही होती है। और फिर ये मार्स के ऑर्बिट में से गुजरते हुए सीधे मार्स पर चले जाते हैं, जहां पर ये फ्लाई करके जा रहे होते हैं और वहां के नजारे को देखते हैं। तभी अचानक से वो देखते हैं कि उनके सामने तो एक पिरामिड है। उस पिरामिड को देखकर फेंग कहता है, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। उनको देखते हुए फेंग उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में वो भूल जाता है कि वो अभी भी अपने स्पेसशिप में है, क्योंकि फेंग का स्पेसशिप ट्रांसपेरेंट था। इसलिए जब वो आगे बढ़कर उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है तो अपने स्पेसशिप के साथ टकराता है और उसका सर दर्द करने लगता है। बबाता फेंग को इस तरह से स्पेसशिप के साथ टकराकर अपना सर पकड़े हुए देखकर उस पर हंसने लगती है और फिर वो अपने स्पेसशिप को ट्रांसपेरेंट से नॉर्मल कर देती है और फिर फेंग को इस पिरामिड के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि ये जिनलैंड किंगडम इंटरस्टेलर फ्लीट का हेडक्वार्टर है। तुम्हारे अर्थ के डिटेक्टर
सेक्टर्स इनसे काफी दूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ये हो भी सकता है कि वो एक आध बार इस हेडक्वार्टर की रेंज में इंटर हुए हों, लेकिन जब वो इस हेडक्वार्टर के अंदर आए होंगे तो इस हेडक्वार्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया होगा और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या फिर उसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया होगा, जिसकी वजह से तुम लोगों को अर्थ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ये हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो फैंग बोबाता से पूछता है क्या ये इंटरस्टेलर फ्लीट मार्स पर सरवाइव कर रहा है? फिर तो इसे अर्थ के लिए ढूंढ पाना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है कि अर्थ पर एलियंस पहले आए हुए हैं? फैंग ये सारे क्वेश्चन बोबाता से पूछ रहा होता है तो बोबाता फैंग के इन सवालों का जवाब देते हुए कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ 10,000 साल पुरानी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग ये जान लो कि हजारों सालों पहले कोई एलियन सिविलाइजेशन अर्थ पर आई हुई थी? इस तरह से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। ये स्टार एरिया मेरे मास्टर के कंट्रोल्ड होने से पहले बेसिकली यिनलैंड किंगडम को बिलोंग करता था और जो यिनलैंड किंगडम के लोग थे वो अर्थ को एज अ लाइफ स्टॉक यूज करते थे, यानी कि वो लोग जहाँ अर्थ पर अपने मवेशियों को पाला करते थे और बहुत ही ज्यादा खूंखार और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को पालते। जब वो मॉन्स्टर बड़े हो जाते तो फिर वो उन्हें बेचकर पैसे कमाते। बोबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए कहता है वो लोग अर्थ को एज अ फार्म यूज करते थे और मॉन्स्टर्स को ट्रेड करके पैसे कमाते थे। शायद वो लोग 70 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा करते होंगे। जिस पर बोबाता उसे कहती है हाँ तुमने सही कहा, डायनासोर्स और मॉन्स्टर्स उस टाइम में यिनलैंड किंगडम में इन दोनों की ट्रेड्स होती थी क्योंकि ये बहुत अच्छी प्राइस पर बिकते थे। लेकिन फिर एक दिन इनके कॉम्पिटिटर प्लेनेट ने इन पर अटैक कर दिया और इनके फार्म को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया। ये सब 70 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। बोबाता की ये बात सुनकर फैंग को धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है और वो कहता है 200 मिलियन ईयर्स पहले जो डायनासोर्स अर्थ पर रूल्ड करते थे वो सिर्फ एक प्रोडक्ट थे। बोबाता उसे कहती है हाँ तुमने सही समझा। और अब ये देखो ये जो तुम्हारे सामने पिरामिड्स हैं, क्या तुम्हें ये जमीन पर मौजूद पिरामिड्स के साथ मिलते जुलते नहीं लग रहे? और जो पिरामिड्स अर्थ में है उनमें मॉन्स्टर फार्म के ओनर्स रहते थे। वो वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखते थे और उनका लेवल भी काफी लो था। और फिर जब यिनलैंड किंगडम पर इनके कॉम्पिटिटर्स ने अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी वजह से उनका कंट्रोल भी अर्थ से खत्म हो गया और अब उनकी बाकियात जो बच गई हैं वो सब ऐसे ही वीरान पड़ी हैं क्योंकि इसके ओनर्स मर चुके हैं। बोबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है हाँ मैं समझ गया और फिर वो उस पिरामिड को देखते हुए कहता है ये तो मुझे एक अंडर डेवलपमेंट माइन लग रही है। ये माइन ही है ना? तो बोबाता उसे कहती है हाँ ये प्लेनेट मार्स मेटल माइन से मालामाल है। यिनलैंड किंगडम इंटरस्टेलर फ्लीट जो उस वक्त यहाँ पर रहती थी मॉन्स्टर्स को अर्थ पर ग्रो करके बेचने के अलावा उनका एक और भी इम्पोर्टेंट टास्क था, वो था माइनिंग गोल्ड और क्रिस्टल्स। वो लोग क्रिस्टल और गोल्ड की माइनिंग करते थे। और फिर जब मेरे मास्टर ने इंटरस्टेलर फ्लीट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और वो यहाँ से गायब हो गए तो उनकी ये बची कुछ गोल्ड माइंस और क्रिस्टल माइंस यहाँ पर मार्स के ऊपर ही रह गई। उन माइंस में मौजूद गोल्ड और क्रिस्टल्स के बारे में सोचकर बोबाता का लालच तो बढ़ जाता है और उसकी आंखें भी चमक उठती हैं कि वाह अब तो मैं माला माल होने वाली हूँ। बोबाता की ये सारी बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए उससे पूछता है तो क्या मास्टर हु यान मू ने इस इंटरस्टेलर फ्लीट को पूरी तरह से मिटा दिया था? पर आखिर उन्होंने इस इंटरस्टेलर फ्लीट को क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्या उन्होंने गोल्ड और क्रिस्टल्स के लिए ऐसा किया है? ऐसा लगता है कि अर्थ पर ऐसा कोई भी मेटल नहीं है। तो बोबाता यहाँ पर अपने टीचिंग मूड में आ जाती है और सामने एक स्क्रीन बनाकर उस पर फैंग को समझाने लगती है और कहती है गोल्ड और क्रिस्टल स्पेस मेटल की एक टाइप है। ये जो मेटल तुम अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी क्वालिटी है A8। कई बार ऐसा होता है कि जो मीटियोराइट्स अर्थ पर गिरते हैं उनके अंदर से ये मेटल निकलता है। तुम लोग इस मेटल को हेवनली ब्लैक आयरन कहते हो। इस यूनिवर्स में हर तरह के मेटल्स की क्वालिटी होती है जो कि A ग्रेड से Z ग्रेड तक जाती है। तुम्हारे पास ये जो स्मॉल फ्लाइंग नाइफ है ये मिक्स्ड रेड कॉपर से बना हुआ है और इसकी क्वालिटी है F9। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। और तुम्हारी ये जो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की क्लोन बॉडी है ये पहले ही प्लेनेट लेवल के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है, जिस वजह से अब तुम्हें वर्ल्ड स्किल्स की ट्रेनिंग करने के लिए B लेवल के मेटल को निगलने की जरूरत है। और अगर तुम जल्द से जल्द यूनिवर्स लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर तुम्हें C लेवल मेटल की जरूरत है। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरे यहाँ पर लाने के बेनिफिट समझ आ चुके हैं तो फिर चलो मेरे साथ आओ, जल्दी करो, हम चलकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। और फिर बोबाता यहाँ पर अपनी टेल से फैंग को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है इस माइन को स्कैन करने के लिए। टाइम इज वेरी प्रीशियस और हमें जल्द से जल्द सारे वेयर हाउसेस की तलाशी लेनी है और वहाँ पर जितना भी माल पड़ा है वो सारा उड़ा लेना है, तो इसलिए जल्दी करो। तो फैंग उसे कहता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहने के बाद फैंग अपने स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और उस माइन के पास आकर अपनी ब्रेन फील्ड को यूज करके उस पूरी माइन को स्कैन करने लगता है। जहाँ पर उस पूरी माइन को अंदर और बाहर से स्कैन करने पर फैंग को मालूम होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ है। अब फैंग सारी स्कैनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद बोबाता से कहता है स्कैनिंग कंप्लीट। तो ये सुनकर बोबाता
जल्दी से उसके पास आ जाती है और उस इतने सारे मेटल को देखकर कहती है वाह यहाँ पर तो बहुत सारा मेटल है। और एक बार फिर से यहाँ बुबाता की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहती है चलो जल्दी करो, हमें वो सारा मेटल चाहिए। ये कहते हुए लुओफेंग और बुबाता दोनों उस माइन के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर कितना माल मिलता है।